नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल पाटिल एक बार फिर आपका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है हमारे इजराइल पैलेस्टाइन की जो कहानी है उसी के संदर्भ में रहेगा और उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से जो बेलरूप डिक्लेरेशन होता है 1917 में, उसको आज हम लोग देखने वाले। कल जो हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल बनता है, इसराइल के बनने के बाद काफी सारी चीजें इसराइल बनता है और किस किस लिए बनता है ये भी हमने कल देखा। और इसराइल के बनने के साथ जो पाकिस्तान का मुद्दा था वो किस तरीके से उसके साथ डिटेल्स था वो हम लोगों ने कल समझा और काफी सारी चीजें हमने सीखी भी। आज हम जो बात करने वाले हैं 1917 के बाद की बात करने वाले हैं। 1917 के बाद जो बेलरूप डिक्लेरेशन होता है उसको हम आज समझने वाले हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कल का जो हमारा लेसन रहा था, जो कल का हमारा सेशन रहा था, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरीके की सारी चीजें रही थी कल हमने जो देखी थी, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा एक तरीके का। तो देखते हैं हम लोग कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि किस तरीके से इसमें कौन कौन एंटर कर चुका था। अब जो एंटर कर चुके थे जो महाजन्स थे और काफी सारी जो चीजें, महाजन्स का मतलब यानी अपना अमेरिका अमेरिका जो एंटर कर रहे थे वो। अब जैसे फर्स्ट फेज जब खत्म होता है तो फर्स्ट फेज के खत्म होते होते क्या होता है कि सेकंड फेज जब खत्म होता है, हमने सेकंड फेज में जब देखा था, सेकंड फेज यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हो जाता है 1914। तो 1914 के लगभग लगभग आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंतर्गत क्या चीजें होने लगती हैं। हाँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चीजें होती है कि जो मिस्र होता है, जो मिस्र यानी आपका मेसोपोटामिया, सॉरी, ऑटोमन साम्राज्य जो था आपका, सॉरी मिस्र यानी मेसोपोटामिया की अगर आप बात करें तो उसमें क्या होता है कि वुल्फ पार्ट हो जाता है, वुल्फ पार्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जामलूर पाशा एक वहां के शासक थे। जामलूर पाशा क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं कि हम इजिप्ट को आजाद कर देंगे। और जो सेकंड चीज क्या होती है कि सेकंड जो साइड होता है ये हदीस का जो नेशंस होता है, ये हदीस जो होते हैं, ये मोहम्मद हुसैन जो कहते हैं, वो मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि हम अरब एक अलग अरब वर्ल्ड बनाएंगे, एक अलग अरब वर्ल्ड बनाएंगे या अलग यानी अलग एक मुस्लिम कंट्री बना करके देंगे। और इसी के अंतर्गत क्या होता है 1917 में आते आते क्या हो जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन होता है। और रशियन रेवोल्यूशन यानी जो रशिया की क्रांति है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां पर रशिया में क्या होता है कि क्रांति कर देते हैं लोग, रशियन रेवोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि काफी सारी चीज अनसर्टेनिटी सी थी, तो देश के अंदर अस्थिरता सी बन गई थी कहां पर, रशिया में। तो उसके कारण भी रशिया क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। अब उसके बाद आज हम अपना देखने वाले हैं कि 1917 का जो बेलरूप डिक्लेरेशन है उसमें क्या चीजें होती है। तो अब आता है आपका 1917। आज की कहानी हमारी यहां से स्टार्ट होती है। 1917 बेलरूप डिक्लेरेशन, अल्फोर डिक्लेरेशन, बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसमें ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हिस्सा लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है 1920 आते आते आपका 1920 आते आते क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सेवरेज हो जाता है। मैंने आपको बताया कि सेवरेज की संधि हो जाती है, ट्रीटी ऑफ, ठीक है। और इसके बाद जो चीजें होती है वो मैंडेट हो जाता है दो लोगों के बीच में, किस किस के, पैलेस्टाइन, इधर पैलेस्टाइन और इधर सीरिया। दो लोगों के बीच में मैंडेट हो जाता है, एक तो पैलेस्टाइन और एक सीरिया। एंड 1920 के बाद क्या होता है कि दो लोगों के बीच में आपका मैंडेट हो जाता है सर, मैंडेट हो जाएगा किसके बीच, सीरिया और इधर पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन और सीरिया के बीच अब मैंडेट हो जाता है, तो पैलेस्टाइन और सीरिया के बीच मैंडेट होने के बाद क्या होता है कि एक संगठन बनता है हजीज, हजीजा एक संगठन बनता है, हजीजा, 1933। और सीरिया के साइड फ्रांस आ जाता है,
अब सर आप ये कहानी देख रहे होंगे कि बेलरूट डिक्लेरेशन 1917 में होता है, उसके साथ क्या होता है कि ब्रिटेन फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट करती है बेलरूट डिक्लेरेशन में, और 1920 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सेवरस होता है। ट्रीटी ऑफ सेवरस के होने के बाद क्या होता है कि दो पार्टीज मैंडेट कर लेती है, इधर पैलेस्टाइन और इधर सीरिया। सीरिया के जो सपोर्टर था वो फ्रांस था, और जो पाकिस्तान वो सॉरी जो पैलेस्टाइन सपोर्टर था वो हजीजा, यानी 1993 में एक संगठन बनता है हजीजा, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद क्या होता है सर, और जो यूरोप है, अब यहाँ क्या होता है कि यूरोप गोटी खेलता है, और यूरोप बहुत यानी बहुत ज्यादा जो कूटनीतिक विशेषज्ञता होती है ना उसके पास, उसके पास बहुत अच्छी होती है। तो यूरोप क्या करता है, यूरोप बड़ा ही चतुराई से खेलता है यहाँ। यूरोप अरबी नेशंस को क्या होता है, क्या करता है, हथियार बेचता है, और इनसे बदले में पैसे लेता है। अरब से ऑयल लेता है, और इनको पैसा देता है। परंतु यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्त, अरबी नेशंस वर्सेस अरबी नेशन। ये क्या करता है यूरोप, जो यूरोप होता है वो दो अरबी नेशंस को लड़ने के लिए हथियार देता है सर। अगर दो मुस्लिम भाई लड़ रहे तो तीसरा उसका बैठ करके फायदा उठाएगा, और यही ये हो रहा था दोस्त, और यही सारी चीजें वहां प्रेजेंट थी, और यही सारी चीजें वहां हो रही थी सर। आप देख रहे होंगे कि जब दो अरबी नेशंस लड़ रहे होंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा, उसका फायदा नो डाउट आपके जो शत्रु है उसको मिलेगा। जब दो भाइयों की घर में लड़ाई हो रही तो इसका फायदा किसको मिलेगा, उस तीसरे व्यक्ति को मिलेगा जिससे उस चीज की लड़ाई, यानी जो उनका दुश्मन है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके घर में जो आंतरिक अशांति फैल गई है, आंतरिक अशांति होने के कारण क्या हो रहा है कि आपका पूरी तरीके से आप क्या होते हैं, कंजर्व होते चले जाते, आप पूरी तरीके से सिकुड़ते और निचोड़ लिए जाते हैं। किसके द्वारा, एक कैपिटलिस्ट कंट्री के द्वारा। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपने इकोनॉमिकल पावर मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था सर कि अगर इकोनॉमी मजबूत कर लेंगे ना तो एम्पावरमेंट हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। उनका एकदम फोकस्ड होता है सर, कैपिटलिस्ट कंट्री का हमेशा वो प्रॉफिट बिल्डिंग पे काम करते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता है। सोशलिज्म उनके लिए बाद में आता है। जब आपके पास सोशलिज्म होगा तो आप नो डाउट फिर आप क्या होता है, नेशंस का बिल्डअप करते हैं। जब आपके पास इकोनॉमी मजबूत होना पहली प्रायोरिटी है, जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी उतना ही आपका देश सक्षम होगा चीजों से लड़ने के लिए। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी तो नो डाउट आप किसी चीज से कैसे लड़ पाएंगे। अगर आपके बॉर्डर के ऊपर तनाव है तो आप उसको कैसे दूर कर पाएंगे, सेना को क्या खिला पाएंगे, देश में क्या खिला पाएंगे, क्या खिला पाएंगे अगर आपके देश में भुखमरी या अकाली फैली हो। तो दोस्त ये समझना और ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके घर में आर्थिक अशांति है तो आप किसी भी तरीके से कोई युद्ध नहीं जीत सकते। आपके घर में इंटरनल पीस होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके घर में इंटरनल पीस होगी, मैं आपको रोज यही यही बात क्यों दोहरा रहा हूँ कि दोस्त आज जो बॉर्डर पे जो टेंशन होती है आए दिन, जो कश्मीर का मुद्दा लेकर के, कई गालवान घाटी में लेकर के, कई तमाम चीजों पे अगर जो प्रॉब्लम्स आज टेंशन या तनातनी का माहौल बना है, जो फिंगर फाइट्स पे काफी ज्यादा माहौल बना था कुछ दिन पहले जो चाइना के साथ, तो दोस्तों ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं है दोस्त कि आप किसी को कुछ कह दें। लीडरशिप क्वालिटी आज वो है कि आपको शांति वार्ता करके उस चीज को शॉर्ट आउट करना है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, किसी भी चीज का सॉल्यूशन युद्ध नहीं होता, परमानेंट सॉल्यूशन कभी युद्ध नहीं होता। इसलिए आप हमेशा अपने जो प्रीवियस लीडर्स होंगे, जो मनमोहन सिंह भी थे जिनकी लीडरशिप में उन्होंने भी पीस वार्ता की है। आज हमारा नेशन नो डाउट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक क्वालिटी आ गई है, एक उसने अपने अंदर एक क्वालिटी ऐसी डेवलप कर ली कि वो किसी चीज को नकारता जाता है। एक तबका हमारे देश में वो भी है। तो दोस्तों हमें इसको समझना होगा, क्योंकि किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन युद्ध नहीं हो सकता। आपको किसी भी चीज को पाना है, किसी भी युद्ध को जीतना है, तो उसके लिए आपको पीस, शांति, समझौता करना, वार्तालाप करना, टू जो नेशंस होता है, जो टू नेशंस थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड होता है। आपको हमेशा टॉकिंग वे में आपको बात करना पड़ेगा, इफेक्टिव मैनर में बात करना पड़ेगा, अपनी अप्रोचेस को साझा करना पड़ेगा।
आप बात किए बिना किसी भी मुद्दे को हल नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं और ये हिस्ट्री भी आपको याद दिलाती है। क्योंकि देख रहे हैं जैसे कि आप अरब दो अरब नेशन लड़ रहे हो और उसका फायदा कौन, तीसरा यानी यूरोप उठा रहा है। दो अरबी भाई लड़ रहे हैं, दो मुस्लिम भाई लड़ रहे हैं और उसका फायदा कोई तीसरी कैपिटलिस्ट कंट्री उठा रही है, और जबकि उनको हथियार भी वो दे रहे हैं और उनसे ऑयल भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली उनसे तो आप सब कुछ ले ही रहे पर उनको कुछ दे नहीं रहे, उल्टा उनके घर में आपने अशांति फैला दी, यानी उसके घर में ही उसका दुश्मन खड़ा कर दिया। अब उस नेशन का तो यानी खत्म होना निश्चय है ना दोस्त। तो यही तो हमें सीखना है, हिस्ट्री यही हमें सिखाती है। इसके बाद क्या होता है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बनती है, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इसके तहत क्या होता है, जिसने क्या किया था कि साइंस और टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इसने बहुत बढ़ावा दिया, काफी ज्यादा प्रमोट करता है साइंस एंड टेक को। और इसी का कारण था कि जो अरबी लोग थे, और इसी का जो कारण इसका ही कारण था कि जो अरबी लोग थे उनको रेस से बाहर कर दिया गया, क्योंकि साइंस एंड टेक में ये बिलीव नहीं कर रहे थे ना सर। इनके तो पाशा साहब वहां पे इनको बता रहे थे चीजें, और ये उस तरीके से धार्मिक मसला हो गया थे। कहीं ना कहीं उसमें जो रिलीजन है ये किसी ना किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होता चला जा रहा, और यूरोप इस चीज का फायदा ले रहा था, क्योंकि यूरोप अपने कैपिटलिज्म के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा था, और जो अरब नेशन है वो कम्युनलिज्म के फॉर्मूले पे काम करे। कम्युनलिज्म पनपेगा पर कब सर, जब आपको जागृत होंगे। बट क्या कर रहा था यूरोप, यूरोप क्या करता था, पैसा देता था, यहाँ जो अरब वर्ल्ड के अंदर जो कैपिटलिस्ट लोग थे उनको पैसा देता था, और वो उनके देश में अशांति रखना चाहता था। जिस तरीके से यूरोप या ब्रिटेन ने पैसा दिया भारत के अंदर ही बैठे हुए उन कैपिटलिस्ट लोगों को, जिन्होंने अलग पाकिस्तान की डिमांड की थी, क्योंकि घर में अशांति रहेगी, हिंदू मुस्लिम अगर लड़ते रहेंगे तो नो डाउट पाकिस्तान का बनना तय था। तो दोस्त आप समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है, अगर आप समझेंगे तो बहुत क्रक्स निकलेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो पश्चिमी लोग थे इनके बीच षड्यंत्र था ये। अब मैंने बताया ना सर कि ये यूरोप जो था मेनली जो पश्चिमी देश थे उनका षड्यंत्र था। अगर आप इनको साइंस टेक यानी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की भाषा बताएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको शुरू से वही सुन रही है। अब ये जो कोई व्यक्ति अगर शुरू से वही चीज सुन रहा है, और अगर आप उसको बोलेंगे कि नहीं सर ऐसे से ऐसा होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये है, E = mc² इसलिए होता है, इसलिए ये ऐसा है, नहीं समझेंगे सर, नहीं समझेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं समझेंगे। पर इनके आकाओं ने, अगर इनके लोगों ने इनसे ये कह दिया कि नहीं E = mc² होता है, नहीं ये हमारे जो मेन जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे पैगंबर साहब, सॉरी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बट हमारे इनने बताया, हमारे उनने बताया, हमारे गुरु ने बताया, हमारे इन तो धार्मिक मसला और साइंस टेक का मसला एक अलग है। अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करेंगे तो नो डाउट आपका हर चीज में सपोर्ट होगा, क्योंकि आपको हमेशा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर के चलना है। आपको किसी भी ऐसी बात पे या किसी भी ऐसे तथ्य पे विश्वास नहीं करना है जो किसी भी तरीके से आपके अंदर इस चीज को पनपाता है कि आप अपने नेशंस के खिलाफ खड़े हो जाते कभी कभी। और ये जो चीजें हैं ना, बहुत ऊंचे लेवल की लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर देते हैं। जो ऊंचे लेवल की, आज भी आप हमारे एडिटोरियल पेज पे अगर आप देखेंगे द हिंदू के, तो उसमें एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है, और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो हाई लेवल लीडरशिप होती है ना, जो हाई लेवल है ना, ऊंचे ओहदे के लीडरशिप जो लीडर्स बैठे, वही जो मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और वो 25% पीपल, हमेशा 75% पीपल के ऊपर वो गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होती है। नो डाउट सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का सब कुछ है, पर सर वो इंफॉर्मेशन कौन सर्कुलेट कर रहा है? वो तो आपके लिए एक चिट्ठी पहुंचाने वाला पोस्टमैन है सोशल मीडिया, बट उसके ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कौन डाल रहा है? तो वही लीडरशिप क्वालिटी है। जैसे कि आपने देखा होगा यूएस में पिछले कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों या कुछ महीनों ही पहले, जैसे उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करके ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से दंगे को भड़काने की कोशिश कर दी।
जनता भड़क गई थी, उनके प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट थी उनकी, उसके अंदर जाकर के उन्होंने किस तरीके से वो हल्ला कर दिया। तो सर ये शांति को भंग करने वाली चीज होती है। नो डाउट सर, ये इंडिया के अंदर भी कही है, आज भी कई पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना दूर है। सर ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं हो सकता। आज आप एलोपैथी या होम्योपैथी को साइड में कर करके सिर्फ सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदिक ही सही है। सर आयुर्वेदिक नो डाउट सही है, बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं है कि एलोपैथी या आपकी होम्योपैथी गलत है। सर हर चीज का अपना महत्व है, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट ही डेवलप करता है। सर हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये सीख है छोटी छोटी। इसके बाद जो हम अब देख रहे थे कि किस तरीके से यूरोप जो पश्चिमी देश है, ये इनका एक षड्यंत्र था कि तो अरबी नेशंस को लड़ा दो, उसका फायदा हमें मिलेगा। तो जो यहाँ होता है, इस सेटल्ड हो जाते हैं, अब ये सेटल्ड हो जाते हैं और वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि आप देख रहे होंगे जीसस आज सारी दुनिया में सेटल्ड है। अगर आप जीसस की बात करें, जीसस यानी ज्यूस, जो ज्यूज है आज पूरी दुनिया में सेटल्ड है। और सेटल्ड क्यों है सर? कैपिटलिज्म है, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देते इसलिए सेटल्ड है। कम्युनलिज्म जो कंट्रीज है वो क्यों अनसेटल्ड है, क्यों इस तरीके से पिछड़े ही रह गए हो, क्यों उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन नहीं बन पा रहे? क्योंकि सर उनके घर में तनातनी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। वो हमेशा दो भाई ही लड़ रहे हैं आज अपने भी मुल्क में। सर इस कॉन्सेप्ट को समझना है और समझ करके ये अपनी जो छोटी छोटी कमियां है ना सर, इसको दूर करना है और दूर करके ऐसा नेशन बिल्डअप करना है कि हमारे आगे अगर कोई खड़ा हो जाए तो खड़े होने की उसकी मौज ना हो। सर हमारे नेशन में वो युवा आबादी है ना सर, हमारे पास वो मैन पावर है कि हम अपने देश को इतना आगे लेके जा सकते हैं। बट सर वो क्वालिटी हमें डेवलप करना है। उस सांसद के अंदर भी जब आईएएस आईपीएस बैठ करके अगर सर हमारे लिए नीतियां बनाएंगे ना, तब सर मजा आए। क्योंकि सर एक ब्यूरोक्रेट्स की सोच, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच वो हो सकती है कि वो दुनिया बदल दे, परंतु एक 5वीं या 7वीं फेल या किसी के ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं सर किसी तरीके के क्राइम के, वो किसी भी तरीके से सर नेशन नहीं बदल सकता। वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए बात करेगा। तो सर आपको समझना है, आपको समझना पड़ेगा सर कि क्यों जरूरी है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर, समझिए ये नेशन आपका है, ये देश आपका है और आपको समझना बहुत जरूरी है। सर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यही सिखा रही है। इसके बाद क्या होता है कि जो ज्यूस आज भी सारी दुनिया पर कब्जा कर रही है, ये ऑल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा है इनका और सेटल्ड है सर, ये दूसरी सबसे बड़ी चीज। और क्या होता है यूरोप में, जो यूएस में सभी जगह फिर भी इन्हें भगाया कैसे गया। अब सर मेन क्वेश्चन तो ये है कि अगर ये सब जगह सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तो सर फिर इनको किसी भी जगह से, यूरोप से, यूएस से कैसे भगाया जाए, इन्हें कैसे भगाया जाए सर? अगर आप इनको भगाने की बात करते तो कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, इनको कैसे भगाया जा सकता है? तो सर यहां पर क्या होता है कि अब हिटलर इज कमिंग। अब सर हिटलर जी आएंगे, हिटलर इज कमिंग इन दिस सिनेरियो, हिटलर इज कमिंग। और हिटलर जी क्या करते हैं, 1933 में हिटलर आता है और हिटलर ने क्या कर रहा है, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट शुरू करता है। होलोकॉस्ट शुरू करने के बाद क्या होता है, फिर ज्यूज जो होते हैं वो ज्यूज को ये कहने लगते हैं कि हम कहा जाओ, भगाने लगता है। हिटलर जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही फिर यानी ज्यूज को फिर से मारना शुरू, फिर से भगाना शुरू, और कंट्रीज से वो अपने कंट्रीज से भगाना शुरू कर देता है। कहां से, यूरोप से, यूरोप के बाद अपने यूएस, सब जगह से ज्यूज को भगाना शुरू कर देते हैं ये लोग। और यूज के भगाने से क्या होता है कि तो फिर ये क्या होता है कि जो पैलेस्टाइन होता है, अब जो मेन पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन द होमलैंड ऑफ द ज्यूज, ज्यूज ने पहले ही बोल चुके थे कि पैलेस्टाइन हमारी होमलैंड है। तो वो क्या करते हैं कि ज्यूज जो लोग हैं वो पैलेस्टाइन की ओर भागने लगते हैं। और पैलेस्टाइन की ओर भागने का और पैलेस्टाइन की ओर जाने का एक ही मकसद होता है, क्योंकि वो बुला रहे थे सर, जो पैलेस्टाइनी है वो उनको बुला रहे थे, जो ज्यूस है उनको पैलेस्टाइन बुला रहे थे। तो ज्यूस जो होते हैं, जो यहूदीज होते हैं, वो अरबियों की तरफ भागने लगते हैं, यानी पैलेस्टाइन की ओर पैलेस्टाइन की ओर जाने लगते हैं, पैलेस्टाइन की ओर जाने लगते हैं। पैलेस्टाइन की ओर ये जब जाने लगते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यूज है यानी यहूदीज है,
और जो पैलेस्टाइनी लोग थे या वहां पे जो अरब्स लोग थे, उसमें क्या होता है कि ये भी 50% हो जाते हैं ज्यूस, और ये भी 50%। अब एक थाली में दो चीजें कभी बराबर नहीं रह सकती। अगर आप अपने थाली में चावल की मात्रा ज्यादा रखते और दाल की मात्रा कम रखते तो भी आप खाना खा लेंगे, या आपकी थाली में चावल की मात्रा ज्यादा हो गई, दाल की मात्रा कम हो गई, तब भी आप खाना खा लेंगे। अगर दोनों चीजें बराबर है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है, या तो दाल बच जाएगी या चावल बच जाएगा। अब बराबर करके नहीं खा सकते, कुछ कम कुछ ज्यादा होना जरूरी है, तभी तो प्रभुत्व होगा। किसी एक पावर का लीडरशिप में होना जरूरी है, नहीं तो दोनों तनातनी रहेगी, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो अरबीज लोग होते हैं, अब इन दोनों के बीच क्या होता है कि ये एक दूसरे के बीच में तनातनी स्टार्ट हो जाती है, अरे नहीं हम नहीं हम नहीं हम, एक दूसरे में लड़ाइयां हो जाने लगती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन क्या करता है, यहां पर मिलिट्री शासन कर देता है, मिलिट्री कार्रवाई कर देता है। अब यहां पर ब्रिटेन आता है, तो यहां पर ब्रिटेन के आने से क्या होता है कि जो ब्रिटेन है वो क्या कर देता है कि मिलिट्री मिलिट्री या कार्रवाई कर देता है। और मिलिट्री कार्रवाई करने के साथ क्या होता है कि ये आक्रमण तरीके का कर देता है, और यहाँ पर क्या होता है कि 3,000 जो अरबी लोग हैं, अब सर यहाँ पर क्या होता है 3,000 अरबी लोग मारे गए। अब 3,000 अरबी कम हो गए तो नो डाउट आपके ऊपर पैलेस्टाइन के ऊपर आपको ब्रिटेनिया ने ज्यूज को रहने के लिए थोड़ा सा प्रभुत्व मिल गया, क्योंकि 3,000 अरबी कम हो गए। अब जो ज्यूज की पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़ गई वहां, तो इस तरीके से वो अपने प्रभुत्व को वहां जमाते और कुछ टाइम के लिए वहां रहते हैं फिर। मगर अब क्या था सर कि जब 3,000 लोग मारे जाते हैं तो फिर वहां क्या होता है कि जो गब्बर है हमारा, गब्बर कौन, गब्बर हमारा इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड है जो इंग्लैंड है वो हमारा गब्बर था। अब गब्बर भैया क्या होता है कि इनको भी ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में इंटर करना था। अब सर क्योंकि मेनली क्या होता है सिल्क रूट की तो लड़ाई है। अब सर अगर जो सिल्क रूट के लिए लड़ेगा, जिसका सिल्क रूट उसका इकोनॉमी, जिसका इकोनॉमी हो उसका सीधी सी बात है एम्पावरमेंट मजबूत हो जाएगा। जिसका सिल्क रूट पे कब्जा उसका ऑयल पे कब्जा, जिसका सिल्क रूट पे कब्जा उसका ट्रेड पे कब्जा, जिसका सिल्क रूट पे कब्जा उसका स्वीज कैनाल पे कब्जा। तो नो डाउट आपको एक सिल्क रूट काफी सारे एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें है सर, ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए अभी तक कि किस तरीके से चीजें बदल रही है और बदलना क्यों इतना जरूरी हो गया था। अगर इंग्लैंड वहां पर आना चाहता है तो इंग्लैंड को अब गब्बर यहाँ इंटर करना चाहता है, जिसमें क्योंकि उसको भी मालूम है ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन चल रहा है, ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में उसका भी आना उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ इसकी एंट्री होती है, इसकी इंग्लैंड हमारे गब्बर की, क्योंकि सर इसको पता था कि यहाँ पर जो ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब यानी कौन थे, यानी हमारे पिक्चर के ठाकुर जी यानी टर्की, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके, जिनके दोनों हाथ कट चुके, जो आज भी सीधे खड़े नहीं हो पा रहे। तो सीधी सी बात है जब ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो गया था तो फिर तो ईस्टर्न यूरोप में इंग्लैंड का आना निश्चय था। दूसरी बात थी कि टर्की जो था वो पहले से यहाँ पर प्रेजेंट था। अब हमारा जो टर्की है, ओ सॉरी टर्की नहीं, सॉरी सॉरी रशिया, जो रशिया था हमारा वो ऑलरेडी यहाँ पहले से प्रेजेंट था। टर्की तो था ही सर। दूसरी चीज है टर्की के बाद आपका रशिया भी यहाँ प्रेजेंट था, रशिया ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था। तीसरी चीज थी यहाँ पर रशिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, और चौथी चीज थी ब्रिटेन और फ्रांस भी आपके यहाँ प्रेजेंट है। तो आपका ब्रिटेन और फ्रांस भी यहाँ आपका प्रेजेंट था। तो सर जब ऑलरेडी सारी ताकतें, सारा जो मेन लीडरशिप है जब यहाँ प्रेजेंट है तो फिर इंग्लैंड कैसे दूर हट सकता है। इंग्लैंड का दूर हटना तो निश्चय ही नहीं है। अगर इंग्लैंड यहाँ से दूर हट गया तो फिर ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में अगर फ्रांस या इटली या जर्मनी या कोई भी अगर बैठता है, या ब्रिटेन या रशिया अगर टर्की बैठ जाए, तो नो डाउट आप ये समझिए ना सर कि जिसका सिल्क रूट पे कब्जा उसका इकोनॉमी पे कब्जा। अब कौन नहीं चाहेगा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना। अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन में खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होना है तो आपको उसके अंदर कूदना पड़ेगा। तो ये जैसे कि अब ब्रिटेन और फ्रांस इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उसके बाद जो मेन लीड था वो था कि 1926 जब आता है, 1926 में यहां क्या होता है कि जो हमारा यूएस है, यहां पर यूएस, अब यूएस कौन था सर, ये यूएस है ना हमारे महाजन है,
जो यूएस है हमारा, ये महाजन है। साहूकार जैसे लोग होते हैं ना सर, आपने देखा होगा हमारे गांव बस्तियों में जब हम लोग जाते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ महाजन होते हैं। महाजन वो साहूकार जो लोग होते हैं जो पैसा देने का काम करते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, वो पैसा बांटते हैं, ब्याज से पैसा चलाते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो यूएस था ये ऑलरेडी इंटर कर चुका था, और मेनली क्या होता था कि यूएस था जो महाजन था, एक तरीके का पूरी इकोनॉमिकल पावर। इकोनॉमिकल पावर का मतलब ये है कि वो ऐसा व्यक्ति था जो पैसा बांटता था। सर किया गया, अरे सर पैसा की जरूरत है, लो भैया। अब जो मेनली होता है कि जो यूएस होता है वो महाजनों की तरह है, और महाजनों की तरह है तो क्या करता है कि वो पैसे बांटता है। तो ये क्या करता है कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोगों को, मनी को देने का काम करता है, पैसा देने का। कुछ भी हो गया, अब सर हाँ हम ऐसे हो गए हमारे यहाँ घर में खाने, अरे सर लो 5,000 लो, 5,000 दिनार लो, 10,000 सॉरी 5,000 डॉलर लो, 10,000 डॉलर लो, ये लो, ये सोने की सर पे जाओ। इससे क्या होता है कि जो यूएस के सपोर्ट में काफी सारे नेशंस आने लगते हैं, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। सर कैपिटलिस्ट कंट्री है, पावर विकसित की है, पैसे की पावर, यही तो है पावर ऑफ मनी। जब आपके पास पैसे की पावर होती है ना, तो आपका एम्पावरमेंट हमेशा मजबूत होगा। जिस घर में जितना पैसा, उस घर में उतने ही बॉडीगार्ड प्रेजेंट होते हैं सर आज के डेट में। आज आप देख रहे होंगे अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, आप जितने भी लोगों को देखेंगे सर, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि सर सपोर्टर्स उतने ही बढ़ेंगे ना। सर आपके पास पैसा है तो नो डाउट आप उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो नो डाउट किसी ना किसी के पास जाएगा वो पैसा, और पैसा अगर किसी के पास जाता है तो आपका सपोर्टर होगा सर। तो पैसा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खूब पैसा कमाओ सर, इसलिए मैं कहता हूं कि खूब पैसा कमाओ। आपका है ना 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इसके नीचे तो टारगेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर, एक पावर और एक पैसा, जिसके पास पावर होती है ना सर, उसके अलग नशा है। जिसका पास पैसा है भरपूर, उसका एक अलग नशा है। और जिसके पास पावर और पैसा दोनों है सर, उसका एक अलग ही मजा है सर, वो स्वर्ग की अनुभूति करता है। परंतु सर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सेंसेस से ज्यादा कॉन्शियसनेस में ताकत होती है। बुद्ध जब अपने सेंसेस के ऊपर थे, जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे, जब बुद्ध सिद्धार्थ थे, वो अपने सेंसेस के ऊपर थे। और सेंसेस के ऊपर होने से उनके पास सारी चीजें थी, सारी तमाम चीजें थी, राजपाट से लेकर धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ था सर। पर बुद्ध ने सारी चीजों को त्यागा, और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेंसेस का त्याग कर दिया। जो सेंसेस है उनके, उसको त्याग करके कॉन्सियसनेस की ओर आगे बढ़े। तो बुद्ध है वो सेंसेस को त्याग करके कॉन्सियसनेस की ओर आगे बढ़े, और कॉन्सियसनेस की तरफ आगे बढ़ने पर क्या हुआ कि वो सिद्धार्थ से कैसे भगवान गौतम बुद्ध हो गए। सर ये बड़ा ही एक शॉर्ट फॉर्मूला है, और बहुत ही ज्यादा समग्र, अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे इस चीज के ऊपर, तो नो डाउट आप भी पैगंबर, या आप भी मोहम्मद पैगंबर जैसे लोग, या आप महावीर, या आप ही बुद्ध बन सकते हैं। बस सर आपको आपके जो सेंसेस है, ये आपकी जर्नी है ना सर, ये आपकी जर्नी, ये सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है। जो आपकी जर्नी है ये सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है, क्योंकि आप अभी, हम पूरा, यानी पूरी दुनिया आज भी इस सेंसेस के ऊपर जी रही है। और नो डाउट जो इस सेंसेस के ऊपर जी रहा है, वो आप किसी भी तरीके से सर, आप किसी भी चीज, सिर्फ सर आप फील कर सकते हैं। आज सर आपको कोई BMW अच्छी लग रही है, कल को हो सकता है आपको मर्सिडीज अच्छी लग जाए, हो सकता है कल आपको ऑडी अच्छी लग जाए, क्योंकि सर इस सेंसेस का कोई भी वो नहीं है, कोई सेंस नहीं होता है सर। सेंसेस का मतलब होता है नो सेंस, जिसका कोई सेंस नहीं हो आपकी लाइफ में, उस चीज का कोई सर पर्टिकुलर हो। हाँ सर ड्यूरेशन होता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, और जब वो सेंसेस पे थे सर, उन्होंने हर चीज का भोग भी किया हो, परंतु परंतु जब वो अपने सेंसेस को त्याग करके अपने कॉन्शियसनेस की और आगे बढ़े, यानी उनकी जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जो जर्नी थी, उनने उनको बुद्ध बना दिया। सर बड़ा ही कठिन होता है
इस सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी तक आगे बढ़ना। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपने सेंसेस के काबू में रहते हैं। नहीं यार मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे वो चीज, ये सेंसेस है सर, ये क्षण मात्र भंगुर है, ये केवल कुछ क्षण मात्र के लिए होता है। आपके विचार कुछ सेकंड्स या कुछ मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में परिवर्तन, मिली सेकंड्स में परिवर्तन हो जाते हैं। तो सर सेंसेस को छोड़ करके, सेंसेस का त्याग करके आपको क्या करना है, कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ना है। और जो कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ेगा ना सर, वो नो डाउट अपनी सफलता को निश्चय ही पा लेगा, पा ही नहीं लेगा, उसके ऊपर प्रभुत्व जमा लेगा। सर ये जो जर्नी है ना सेंसेस और कॉन्शियसनेस की, यही जर्नी आपको भगवान बनाना सिखा देती है। सर बुद्ध अगर अपना ग्रह त्याग नहीं करते तो वो महात्मा बुद्ध या भगवान गौतम बुद्ध नहीं बनते। अगर सर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी अपने सेंसेस के ऊपर ही खड़े होते तो वो किसी भी तरीके से उस ब्रिटिश शासन काल में जिनको एक एथलीट क्लास नौकरी, एक एथलीट क्लास नौकरी ऑफर की गई थी, उन्होंने उस नौकरी को ना करते हुए, उसको नकारते हुए अपने देश में, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपनी सारी शिक्षा को लगाने का सोचा। उन्होंने उस दलित वर्ग को, जो दलित समुदाय था, हमारा SC ST जो समुदाय था, उसके लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि उनको कभी तकलीफें ना हो। क्योंकि सर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है आज भी कहीं ना कहीं होता है सर, कि ग्राउंड लेवल रियलिटी है, ये होता है आज भी, कोई माने या ना माने, परंतु ये होता है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने किया है हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जिस दिन सर अंबेडकर को पढ़ लेंगे, आप महात्मा बुद्ध को पढ़ लेंगे, आप जिस दिन महावीर को पढ़ लेंगे, जिस दिन आप मोहम्मद पैगंबर को पढ़ लेंगे, जिस दिन आप रामायण को पढ़ लेंगे, जिस दिन आप महाभारत को पढ़ लेंगे, परंतु पढ़ने का मतलब केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब है उस शब्दों के मरहम को समझना, उसकी अंदर की समझदारी को अपने अंदर विकसित करना। उस दिन सर आप जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी में पहला कदम रखेंगे। सर पढ़ाई का मतलब होता है समझदारी विकसित करना, किसी भी तरीके का नौकर नहीं बनना होता है। और आज दुनिया है ना सिर्फ नौकर बनने के पीछे पागल है। और सर जो नौकर बनने के पीछे पागल है, सीधी सी बात है, आप कभी भी सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी को बहुत और बहुत ज्यादा तरीके से नहीं अचीव कर पाएंगे। क्योंकि सर सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी इस बात की, सेंसेस का मतलब होता है पढ़ना, क्योंकि आप अपने सेंसेस के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके जो आप चीजों का सार निकालेंगे, तो आपका एक पर्टिकुलर मोटिवेटेड फील निकलेगा, वो है आपकी कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आज विराम लेना चाहूंगा, अपने इस लेशन को विराम देना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको काफी सारी चीजें आज बता पाया हूं, और मुझे लगता है कि आपको भी काफी सारी चीजें समझ में आई होगी, और मुझे लगता है कि आप सभी इस लेसन से संतुष्ट होंगे। और आप सभी लोग काफी अच्छे से आते और आकर के बैठ करके अगर देखते तो लेसन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये चीजें पसंद आ रही है, आपको कौन सा पार्ट पसंद आ रहा है, क्या चीजें आपको लग रही है। या इससे भी पहले अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही, हो सकता है सर कि हमारा जो ये सेशन है, ये या सीरीज है हमारी, काफी ज्यादा लेंदी हो रही है, पर सर आपको मेन प्रोस्पेक्ट मेरा इस सीरीज को स्टार्ट करने का यही था कि आपके अंदर जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है, इसको तय किया जाए कि क्या हो सकती है और किस तरीके से ये चेंजेस हो सकती है या चेंजेस नहीं की जा सकती, कि कौन सी चीजें जो अपने लाइफ में हम चेंजेस करके कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सर पढ़ा सभी ने, पढ़ते सभी और पढ़ेंगे भी सभी, पर शायद उस मरहम को बहुत कम लोग समझा पाएंगे, या शायद उस चीज को इस तरीके से काफी कम लोगों ने आपको समझाया होगा, या शायद ही समझाया हो। तो आपको समझना है, समझ करके उसको अपनी जो मेंटेलिटी है उसको डेवलप करना है। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो ऐसे ही डेवलप, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है आपके अंदर की समझदारी का विकसित हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा और मिलता हूं मैं आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।